के दोस्तों को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं यूसुफी भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दाहोद में ये जो सम्मेलन बुलाया है, काबिले तारीफ है। और मेरे कलीग तारक लुहार, किन्नरी बैन, जिनको मैं देख सकता हूँ, और आप सभी जो ऑडियंस में हैं, स्टेज पर हैं, इस कार्यक्रम के पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी का अभिवादन करना चाहूँगा। आने वाले कुछ कल हम लोग नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, ये एक हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नेत्रहीन भाई बहनों के लिए एक वरदान है। एक बहुत ही एक श्रेष्ठ कदम लिया गया है नेत्रहीनों की शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए, सभी को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मैं थोड़ा हमारी जो आईसीवीआई, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके साथ काफ़ी आप लोग भी जुड़े हुए हैं, ये भी काफ़ी सालों से ये प्रयास कर रही थी कि शिक्षा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। तो हमने एक बड़ा कैंपेन चलाया था, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विद विजन इम्पेयरमेंट, सभी नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा। ये कैंपेन पूरे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के साथ मिलकर चलाया गया था, और काफी देशों में ये प्रमोट किया गया है कि हमको हर एक दृष्टिहीन बच्चे को, विद्यार्थी को शिक्षा देना अनिवार्य है। उसके लिए सभी प्रयास, सभी यथायोग्य प्रयास करने पड़ेंगे। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आईसीवीआई ने मैथमेटिक, जो एक साइंस से जुड़ा हुआ पहलू है कि मैथमेटिक कैसे पढ़ाया जाए, उसकी नई टेक्निक क्या है, उसके बारे में बहुत प्रचार किया था। आज भी सैकड़ों वीडियो बनाकर मैथमेटिक को कैसे पढ़ाया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये साइट देखकर, ICVI.org, उसमें हमारे विद्यार्थियों को यदि साइंस के साथ जोड़ना है तो मैथ के साथ जोड़ना अनिवार्य है, कि दोनों साथ साथ में चलते हैं। इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। हिमांशु सोमपुरा ने इन वीडियोस को गुजरातीकरण भी किया है, तो आप ये वीडियो गुजराती में भी देख सकते हैं, जो साइंस के लिए एक बहुत ही अहम कदम है। और हमने अफ्रीका में एक स्टडी किया कि नेत्रहीनों को हायर शिक्षा में लेके जाना है तो क्या करना पड़े। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि उसमें देखा गया है कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एक अहम एक मुद्दा है। यदि हम टेक्नोलॉजी को शिक्षा के साथ जोड़ेंगे, तभी हम हमारे नेत्रहीन भाई बहनों को शिक्षा मुहैया करवा सकते हैं। और काफ़ी आप लोगों ने आईसीयूआई की बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं। हर एक कॉन्फ्रेंस में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, कि अथवा लोकल स्तर पर हो, उसमें हर बार टेक्नोलॉजी को शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। क्योंकि सालों से ये हम देख रहे थे कि जब तक टेक्नोलॉजी को शिक्षा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और काफ़ी पूरे साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में काफ़ी वर्कशॉप की गई, जिसमें ये जोर दिया गया, भारपूर्वक कहा गया कि हम टेक्नोलॉजी को शिक्षा के साथ कैसे जोड़ें। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग हम ठीक रूप से नहीं करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाना संभव तो है लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए टेक्नोलॉजी को जोड़ना अनिवार्य है। और इस कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए निपुण फाउंडेशन ने साउथ एशिया के काफ़ी देशों में टेक्नोलॉजी और शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च किया, उसको आगे बढ़ाया। और काफ़ी आर्टिकल्स, हमारा जो एजुकेटर है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर है। उसमें आपको काफ़ी ऐसे आर्टिकल मिलेंगे कि जिसको आप पढ़ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और शिक्षा में क्या कॉमन है, दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी ने नए द्वार खोल दिए हैं। उससे जाने से पहले थोड़ी नज़र हम ये रखें कि हमारे बच्चों का शिक्षण का विकास कैसे हुआ। जैसे आप जानते हैं कि देश में पहली बार मुंबई में नेत्रहीन बच्चों से सम्मिलित शिक्षा, एकात्मक शिक्षा की शुरुआत हुई। और पहली बार हमारे देश में ये विचार आया कि हम इन बच्चों को, नेत्रहीन विद्यार्थियों को सामान्य पाठशाला में पढ़ाएं। और बहुत गर्व होता है कि पालनपुर ने 1964 में लीड लिया, और उन्होंने पहली बार उनकी सामान्य पाठशाला में नेत्रहीन बच्चों को प्रवेश दिया।
और उनको आगे बढ़ाने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाए। और गुजरात का सौभाग्य है कि पालनपुर में हुआ कार्यक्रम हमने 1983 में, आप जानते हैं सभी की इंक्लूसिव एजुकेशन आईईडीसी की शुरुआत की गई, थैंक्स टू श्री रमनीक भाई हलारी। उन्होंने पहली बार 1981 में विसनगर में 8 बच्चों के साथ जो शिक्षा की शुरुआत की थी, उसके फलस्वरूप आज हम हजारों हमारे विद्यार्थियों के साथ बैठकर शिक्षा और टेक्नोलॉजी और आप सभी के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप में से काफी लोग आईडीएसएस अथवा शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, विशिष्ट पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं। आप ही सही व्यक्ति हैं जिनको ये समझना, ये स्वीकार करना, आगे बढ़ाना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा का एक पहलू है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और बड़ा गर्व होता है कि जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जिसमें हम सब जुड़े हुए थे, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी और शिक्षा दोनों पर बहुत ही महत्व दिया गया, बहुत इसको भारपूर्वक कहा गया कि हमको टेक्नोलॉजी को लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इसको हर एक पहलू से टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और जैसे आप जानते हैं कि समग्र शिक्षा जो पहले सर्व शिक्षा था, उसमें भी आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे नेत्रहीन विद्यार्थी पाठशाला में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स काफी इश्यू है क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में लगभग 26 लाख दिव्यांग विद्यार्थी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे देश में पहली बार 2005 में हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, हमारी पार्लियामेंट में डिबेट किया गया कि हमको शिक्षा कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो हम टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो शिक्षा बढ़ेगी। हमारे श्री अर्जुन सिंह मंत्री थे, उन्होंने पहली बार पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि इन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, और पहली बार एक विशेष बजट दिया गया इस शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी को भी एक हिस्सा रखा गया है। जैसे आप जानते हैं कि 2009 से हमने आईडीएसएस को नया रूप दिया, अब इसको हम लोग इसको मर्ज करके समग्र शिक्षा के साथ जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में, मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखिए, एक शिक्षा अधिकार विधेयक है 2009, जिसमें 2012 में दिव्यांगजन को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ जोड़ा गया, जो एक मैं मानता हूं कि हमारे देश की बहुत ही सराहनीय पहल है कि जब तक हम लोग हमारे विद्यार्थियों को पाठशाला में लेकर नहीं लाएंगे, और इस एक्ट ने विशिष्ट पाठशाला को भी रिकॉग्नाइज किया है, उसको भी स्थान दिया है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, उसने बड़ा गर्व होता है कहते हुए पूरा एक चैप्टर दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए जोड़ा है। मैं मानता हूं कि भारत पहला देश है जिसने अपनी शिक्षा नीति में दिव्यांगजन को, नेत्रहीन को इतना बड़ा अवसर दिया है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षण एक फंडामेंटल राइट है, और बहुत ही कम समय में ये फंडामेंटल राइट के दायरे में सेकेंडरी एजुकेशन को भी लाया जा रहा है। तो हमारा देश पहला देश होगा कि जिसमें शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार के रूप में लिया गया है, जो बहुत ही बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। और हमारे देश में हमारी जो शिक्षा है वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। जब हम हर एक बच्चे की बात करते हैं तो उसमें नेत्रहीन बच्चा भी आ जाता है, उसके लिए भी शिक्षा प्रमोट करना जरूरी है। और हमारा जो कानून है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, उसमें दिव्यांगजन को जोड़ा गया है। और आपको जैसे मैंने बताया और दोहराना चाहूंगा कि लगभग 27 लाख दिव्यांग विद्यार्थी समग्र शिक्षा में जुड़ चुके हैं, एनरोलमेंट हो चुके हैं। और ये आंकड़ा हर साल बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा दी जा रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्थ इंटरवेंशन, असिस्टिव डिवाइसेस, एजुकेशन मटेरियल, स्कॉलरशिप, ये सभी देने का प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि शिक्षा में टेक्नोलॉजी को लाया गया है, टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ा गया है, अभी बड़ी संख्या में हमारे नेत्रहीन विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेज एजुकेशन में जा रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, आईटी में जा रहे हैं, मैनेजमेंट में जा रहे हैं, लीगल प्रैक्टिस में जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी, जैपनीज मसाज वगैरह में जा रहे हैं।
क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये सभी जो प्रोफेशंस हैं, यदि संतोष रुंगटा खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में केस आर्ग्यू कर सकते हैं, अथवा स्तुति एक बच्चे को फिजियोथेरेपी दे सकती है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के उपयोग से इन सभी को काफ़ी नए मुकाम पर, नए मंजिल तक लेके जा सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने डिसेबिलिटी स्टडी सेंटर्स शुरू किए हैं। और मैं आपको चैलेंज देना चाहूँगा, यूसुफ भाई, तारक भाई, किंदरी बहन, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि गुजरात में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि जिसने इस कानून के तहत, पॉलिसी के तहत डिसेबिलिटी स्टडी सेंटर शुरू किया हो। हमें बहुत दुख होता है कि गुजरात राज्य में अभी तक यूनिवर्सिटीज़ ने इसको जिस रूप से स्वीकार करना चाहिए स्वीकार नहीं किया है। तो आज के आपके व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मेरा पहला चैलेंज है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग तब सही मायने में होगा जब हमारे विश्वविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटीज, साउथ गुजरात हो के नॉर्थ गुजरात हो के गुजरात यूनिवर्सिटी हो, इन सभी को स्टडी सेंटर बनाना चाहिए। इसके लिए ग्रांट मिलता है भारत सरकार से। तो हमको चैलेंज देना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी को शिक्षा के साथ जोड़ें। मैं अभी मेरे जो आज के थीम पर आता हूँ, फोकस ऑफ एनईपी, इसको हम लोग नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये पॉलिसी बहुत एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। वो कई बार मन की बात में, अपनी स्पीचेस में, अपने इनिशिएटिव में इस पॉलिसी के बारे में जिक्र करते हैं। और उनका कहना है कि ये पॉलिसी इस देश के शिक्षा के पूरे अभिगम को बदल देगी। और मैं उनके मंतव्य के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरा मेरा जो विचार है कि इस पॉलिसी को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इम्प्लीमेंट कराया जाए, तो हमारे जो नेतृत्व की शिक्षा है उसको हम लोग नए मुकाम पर, नई मंजिल तक लेके जा सकते हैं। ये मुझे विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, बहुत गर्व होता है कि इस पॉलिसी के स्टार्टिंग में, इसके थीम में, इसके फोकस में ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये शिक्षा केवल संपन्न लोगों के लिए नहीं है। ये सभी ऐसे विद्यार्थी जो मार्जिनलाइज हैं, डिसएडवांटेज हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उसमें हमारे दिव्यांग जन भी आ जाते हैं, नेत्रहीन भी आ जाते हैं, ऑर्फन्स भी आ जाते हैं, उन सभी के लिए है। और इन सभी को सेफ, सुरक्षित, सम्मिलित और इफेक्टिव, ये तीन जो कीवर्ड यूज किए गए हैं हमारे, सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और चौथा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट किया जाए, ये पॉलिसी का फोकस है, मेन इसका लक्ष्य है। और ये पॉलिसी चाहती है कि हम लोग हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक मोबिलिटी, सम्मिलित विकास और समानता को हासिल करें। ये केवल शब्द नहीं है, ये विचारधारा है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो आगे बढ़े, एक सम्मिलित समाज का हिस्सा बने, और उसके लिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी का होना अनिवार्य है। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और हमारे मैं इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट से है। हमारी पॉलिसी में स्वीकार किया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है ये शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को प्रमोट करने का एक आधार है। बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश ने स्वीकार किया है कि हमारे देश में यदि शिक्षा को और व्यवसायिक शिक्षा को आगे लाना है तो टेक्नोलॉजी को आधार मान के चलना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए गर्व होता है, जहाँ तक नेत्रहीन की शिक्षा है, टेक्नोलॉजी का महत्व और भी बढ़ जाता है, और भी इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है कि हम टेक्नोलॉजी को एक आधार मानकर, एक स्तंभ मानकर, उसको बेस मानकर, फाउंडेशन मानकर शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, आप तो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आपने शुरुआत कर दी है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप वेबसाइट यूज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि हर एक विद्यार्थी, हर एक नेत्र विद्यार्थी, किसी भी मोड में हो, स्पेशल स्कूल में हो कि इंक्लूसिव में हो कि घर पे पढ़ रहा हो, उन सभी को टेक्नोलॉजी का सहयोग देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी शिक्षा नीति, हमारे देश की विचारधारा, हमारे देश का विकास टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये पूरक है एक दूसरे के लिए। और इसका विधान हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। और हमारे नेत्र बच्चों को कितना गर्व होता है कि पॉलिसी में लिखा गया है कि उनको ब्रेल मटेरियल मिलना चाहिए। आज दुख होता है कि हमारे ब्रेल की डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम लोग ऑडियो के उपयोग करने से
ब्रेल को शायद भूलते जा रहे हैं। और मैं आप सभी को, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को आह्वान करना चाहूँगा, और तारक भाई और केंद्री बहन यूसफी भाई को विशेष रूप से आह्वान करना चाहूँगा कि इस गुजरात राज्य के हर एक नेत्रहीन विद्यार्थी जो अपने आप से पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसको ब्रेल मटेरियल मिलना अनिवार्य है। मुझे गर्व होता है कि एनएबी ब्रेल प्रेस ये सब मटेरियल देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लिए ग्रांट भारत सरकार देती है। और आपके पास जो भी ऐसे विद्यार्थी हों जो शिक्षक में जुड़े हुए हैं लेकिन उनको ब्रेल मटेरियल नहीं मिलता है, आप अवश्य उनको जानकारी दीजिए। मैं आपको एक टारगेट देना चाहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप को कि आप एक व्यक्ति, एक नेत्रहीन ऐसे बच्चे की तब खोज करेगा कि जो अपने आप से शिक्षा प्राप्त कर रहा है लेकिन उसको ब्रेल मटेरियल नहीं मिलता है, उसको तैयार करके उसकी डिटेल को अहमदाबाद भेजेगा। फुटर भाई, तारक भाई कोऑर्डिनेट करेंगे, विपिन भाई, और उसको हम लोग एक टारगेट लेते हैं कि हमारे गुजरात में हर एक ऐसे बच्चे को जो अपने आप से, जो किसी संस्था से नहीं जुड़ा है, सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा में नहीं जुड़ा है, लेकिन संघर्ष कर रहा है, पढ़ने की चेष्टा कर रहा है, उसको ब्रेल बुक्स मिलनी चाहिए। ये संस्था अवश्य ब्रेल बुक देना चाहती है, लेकिन आप इसमें माध्यम बनेंगे तो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे, उसके उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि हर एक एक नेत्रहीन टोटली ब्लाइंड के लिए सामने 4 लो विजन विद्यार्थी होते हैं, इसलिए काफी बड़ी संख्या में अपने अल्प दृष्टि विद्यार्थियों की, व्यक्तियों की है। लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी उन सभी को जो अल्प दृष्टि डिवाइसेस हैं वो नहीं मिलती है। ये भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो उन सभी को लो विजन असेसमेंट मिले और डिवाइसेस मिले, इसके लिए भी हम लोग चैलेंज देते हैं कि आप किसी भी लो विजन व्यक्ति को, अल्प दृष्टि बच्चे को रेफर करोगे तो हम लोग डिवाइसेस असेसमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि ये हमारी नीति का हिस्सा है। और ये नीति इसलिए बनाई गई है कि जब तक हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो शिक्षा का विकास संभव नहीं है। और तीसरा, डिजिटल बुक्स हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारी नीति का एक विशेष जो एक हिस्सा है वो है सभी को डिजिटल, जो जिनको डिजिटल बुक्स चाहिए हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, प्रोफेशन जो वो भी मिलना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि अहमदाबाद, सूरत, भुज, 3 जगह पर, और शायद कापड़वंज और दाहोद, इन जगह पर और भी प्लेसेस हैं जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज देना चाहूँगा कि गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। और आज मैं जब आपके सामने ये वक्तव्य दे रहा हूँ, ये घोषणा करना चाहूँगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच एनएबी अथवा कोई भी संस्था जहाँ पर ब्रांच नहीं है, यदि डिजिटल लाइब्रेरी खोलना चाहेगी तो हमारी जो टीम है, रणछोड़ सोनी, हिमांशु सोमपुरा और हेमंत पंचाल, ये सब मिलकर उसको गाइड करेंगे। और उसका पहला 50,000 का ग्रांट आईसीवीआई अवश्य देगी। ये सूरत और भरूच में लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है, अहमदाबाद, भुज में ऑलरेडी है, नेक्स्ट हम लोग कपड़वंज में कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आज आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है, यदि आप आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी संस्था में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करना चाहते हैं, जो 3 महानुभाव जिनके मैंने नाम लिए उनका संपर्क करके आईसीवीआई आपको 50,000 का ग्रांट बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिए आपको अवश्य देगी और उसके लिए मार्गदर्शन देगी। आप तारक भाई आपसे संपर्क करेंगे, आप कर सकते हैं। और चौथा जो हमारी नीति का आह्वान है, ऑनलाइन ऑडियो प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं कि बुक शेयर और हमारे सुगम पुस्तकालय ने ऑलरेडी बहुत लार्ज स्केल पर बुक्स अपलोड किया है। डिसेबिलिटी वेबसाइट भुज ने भी सभी गुजराती बुक्स 12वीं कक्षा तक पर ऑनलाइन अपलोड कर दी हैं। तो आप इन 3 माध्यम से हमारे ब्लाइंड बच्चों को, नेत्रहीन बच्चों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही पावरफुल होगा। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, आईपैड से अथवा किसी भी और डिवाइस से डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और चौथा जो पहलू हमारी नीति का, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आप जानते हैं कि एनवीडीए फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, बहुत ही पावरफुल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई तकलीफ हो तो अहमदाबाद, सूरत, भुज की टीम आपको अवश्य मदद करेगी। और इसके साथ साथ ऑडियो इक्विपमेंट, और इन बच्चों को
शिक्षा में ये सभी मटेरियल, वो ब्रेल हो के लो विजन असेसमेंट हो कि लो विजन डिवाइसेस हो, डिजिटल बुक्स हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो, ये मिलना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप देश के, गुजरात के आगेवान व्यक्ति हैं, आप यदि ये चैलेंज उठाएंगे कि हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को, वो कहीं पर भी हो, किसी भी माध्यम में हो, कोई भी कोर्स कर रहा हो, कोई भी शिक्षा से जुड़ा हो, उसको ये सभी मटेरियल उसको मिलना चाहिए। यदि आप ये प्रण करेंगे, मैं यूसुफ भाई आपको विनंती करना चाहूंगा कि आज जब आपकी कॉन्फ्रेंस पूरी हो, आप सबसे शपथ लीजिए कि आप हर एक बच्चे तक ये सब पहुंचाएंगे। तभी हमारी ये शिक्षा नीति बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये शिक्षा नीति तभी सफल होगी जब हमारे हर एक ब्लाइंड बच्चे को, नेत्रहीन बच्चे को ब्रेल बुक्स मिलेगा, लो विजन असेसमेंट होगा, डिजिटल लाइब्रेरी की मेंबरशिप मिलेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्थान मिलेगा, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा। कि जो हमारा देश चाहता है वो हमको करना चाहिए। हमको केवल कॉन्फ्रेंस में सुनकर खुश होकर जाने की अपेक्षा हमको एक एक वचन, एक प्रण लेना चाहिए, हमको एक रिजॉल्व करना चाहिए, हमको एक मानसिक रूप से तैयारी करनी चाहिए कि हमारी जो देश की विचारधारा है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और પુનાની हाँ जी, સાહેબ, हाँ जी, हाँ जी, એક રિક્વેસ્ટ એવી અમારા મિત્રોની છે કે રેકોર્ડિંગ ક્લબને પણ જે આ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી ચલાવે છે તો हाँ जी, આઈસીવીઆઈ ગ્રાન્ટ આપે। કન્ફર્મ, કન્ફર્મ ઓન ધ હમણાંથી કન્ફર્મ કરી દીધું। આપ જ્યારે શરૂ કરો આપને 50,000નું ચેક અને ઇક્વિપમેન્ટ માટે મળી જશે, કન્ફર્મ રાઈટ અવે। હમણાંથી આપ એને કન્ફર્મ માનીને ચાલો। અને બીજી કોઈ બી જિલ્લા શાખા ને જેને બી કરવું હોય कि हम लोग एनएबी ने, हाँ जी, रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। नहीं नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया है कि आपने इतना साथ बताया। तो मेरा तो आज का दिन सफल हो गया कि रिकॉर्डिंग क्लब ने इसकी शुरुआत की है। कि हम सभी चाहते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कि आप सभी प्रण लीजिए कि हर एक बच्चे को ब्रेल मिलेगा, लो विजन मिलेगा। और मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ एनएबी गुजरात अंजन मंडल एटीसीबी की तरफ से कि आप कोई भी चिंता के किए बिना आप 1,000 नहीं 10,000 बच्चों को लेके आओगे। हम उनको ब्रेल मटेरियल भी देंगे, उनको डिजिटल बुक्स भी देंगे, और जहाँ भी आप कहोगे लाइब्रेरी भी शुरू करेंगे। और जहाँ भी आपको ब्रेल बुक्स चाहिए लाइब्रेरी की, हमारी जो सीएनबीएल लाइब्रेरी है, वो हर जगह पर निशुल्क आपको 500-500 ब्रेल बुक्स, स्टोरी बुक्स देने के लिए तैयार है। आप कभी भी आकर कलेक्ट कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। खाली आपको ब्रेल बुक्स का उपयोग करना है, आप उसको कर सकते हैं। यदि आप ये करेंगे तो आपका कॉन्फ्रेंस एक सफल होगा। और मुझे गर्व होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारी संस्था चाहती है, हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम क्यों ना हर एक बच्चे तक पहुंचे, क्यों ना हर एक विद्यार्थी तक पहुंचे, क्यों ना हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। और जो हमारे देश की विचारधारा है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि हर एक, आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में 18 ब्रेल प्रेसेस बिल्कुल निशुल्क ब्रेल मटेरियल दे रही हैं। लेकिन दुख से कहना पड़ता है, मटेरियल देने वाला है, लेने वाला नहीं है। अब लेने वाले आएंगे तो देने वाले और भी आएंगे। और आज सीएसआर में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीएसआर में सभी जो पर्पस मैं बता रहा हूँ, जो हमारी नीति में है, ब्रेल हो कि लो विजन हो कि डिजिटल हो कि ऑनलाइन हो, सबके लिए ये सभी सीएसआर में आते हैं। इसके लिए रिसोर्स मोबिलाइज करना बिल्कुल आसान है, संभव है। और आप एक नहीं 10 लाइब्रेरी शुरू करिए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा सौभाग्य होगा कि हर एक बच्चे तक ये सब पहुंचे। फ्रेंड्स, एक बड़ी बात कहना चाहूँगा कि पॉलिसी में देखा गया कि इन सब को प्रमोट करना चाहिए। ये पॉलिसी आई और कोविड आ गया। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये कोविड इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमने कभी कल्पना नहीं की थी, हमने कभी विचार नहीं किया था कि हमारे नेत्रहीन बच्चे घर बैठकर, ऑफ कोर्स थोड़े इश्यूज हैं, उसमें कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन कभी कल्पना नहीं थी कि हमारे टीचर ऑनलाइन माध्यम से, मोबाइल के उपयोग से, व्हाट्सएप के उपयोग से, इंटरनेट के उपयोग से हमारे बच्चों को घर बैठकर शिक्षा दे सकते हैं। आज हमारी जो एक साइट है टीच स्पेशल चाइल्ड, आप कल्पना कीजिए कि हमारे टीचर्स ने लगभग 400 वीडियो बनाकर इस साइट पर अपलोड किया हुआ है। देश में कहीं भी आप देखकर कि हमारे बच्चे को फंक्शनल असेसमेंट, फंक्शनल ट्रेनिंग, चाइल्ड विद मल्टीपल कैसे करना का है, काफ़ी वीडियोस हैं। और काफ़ी बच्चे जो क्लास में नहीं आ सकते थे, उनको इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हिमांशु भाई बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप को यूज करके, मनु भाई चौधरी बहुत गर्व से कहते हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट कहना चाहूंगा। उनका कहना है कि जितना लर्निंग
हम फेस टू फेस नहीं करा सकते थे सेकेंडरी लेवल पर, उससे ज्यादा लर्निंग हम लोग ऑनलाइन माध्यम से करा सकें, क्योंकि वो मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का रिकॉर्डिंग किया हुआ मटेरियल अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, जब सुनना चाहे तब सुन सकते हैं, घर पर बैठे ब्रेल बुक ले सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो कोविड एक ने हमको नया एहसास दिया है, यदि हम लोग ऑनलाइन क्लास ही चलाएंगे, हम लोग फिजिकल क्लास के साथ साथ भी ऑनलाइन को चालू रख सकते हैं, हम लोग उनको पूरा डिजिटल मटेरियल दे सकते हैं, ताकि वो जब भी चाहे स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें, एक्सेस कर सकें, टीचर से इंटरेक्ट कर सकें, अपने एग्जाम व्हाट्सएप के थ्रू दे सकें। तो इससे क्या होगा कि हम लोग उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे। ये जो कोविड है, इसने जो टेक्नोलॉजी और नेत्र इनके बीच का जो गैप था उसको बहुत कम किया है और हमको नया एहसास दिया है। मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहूंगा कि शायद हम लोग जो सभी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि सुगम पुस्तकालय, बुक शेयर और गुजरात सरकार की जो नई साइट है अथवा हिमांशु की साइट है, उस पर हजारों लोग जाकर बुक्स लोग डाउनलोड करेंगे, उसको सुनेंगे, उसके लिए कमेंट्स देंगे। और मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने पूरे जो कोविड है, एक उसमें नया अभिगम, नया अंजाम और नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, आपने बहुत ही उत्साह दिखाया। हमारी नेक्स्ट शिक्षण नीति में पैराग्राफ 2.8 में याद रखिएगा, ये विधान दिया गया है कि पूरे देश में डिजिटल लाइब्रेरी को स्थापित किया जाएगा। ये मेरा विचार नहीं है, मैं तो इसकी सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस विचार को हमारी शिक्षा नीति में आप कल्पना कीजिए कि हमारा देश शिक्षा नीति में कहता है कि हमको डिजिटल लाइब्रेरीज बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार मदद देना चाहती है, सरकार तो मदद देगी, लेकिन उससे पहले संस्थाएं जो मदद दे सकती हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ 2.8 में डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में विधान किया गया है। और जो मैं पहले बात कर रहा था, पैराग्राफ 4.9 में पॉलिसी कहती है कि हमारे नितिन, आप एक बात स्वीकार करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के सब में कि हमारे गुजरात में और काफी राज्यों में नेत्रहीन विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में से एग्जम्पशन दिया गया है, इस सब्जेक्ट को निकाल दिया है, सालों से मैथमेटिक्स में स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन शिक्षा नीति ने एक नया अभिगम बनाया है कि आप कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकता है। कोई मैथ स्ट्रीम नहीं होगी, साइंस स्ट्रीम नहीं होगी, आर्ट स्ट्रीम नहीं होगी, केवल 12th स्टैंडर्ड होगा, उसमें आप आर्ट और मैथ को ले सकते हो, आर्ट और साइंस को ले सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशन को ले सकते हो। और पहली बार ये अभिगम लाया जा रहा है कि साइंस एंड मैथ दोनों को नेत्रिनों के लिए ओपन किया जाए। यदि वो लेना चाहते हैं तो उनको कोई मना नहीं कर सकता, वो मैथ ले सकते हैं। यदि हमारे विद्यार्थी कॉलेज में बीकॉम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, अथवा मैथ सब्जेक्ट मणिनगर में हमारे ब्लाइंड मित्र मैथ पढ़ाते हैं, बहुत सफल रूप से पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, यदि वो पढ़ा सकते हैं तो सीख भी सकते हैं। इसलिए ये शिक्षा नीति के पैराग्राफ 4.9 में हमारे नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए एक नया अभिगम आ रहा है। इस अभिगम को आप समझ लीजिए कि अभी आपको मैथ स्ट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, आप आर्ट स्ट्रीम में रहकर भी मैथ ले सकते हैं, आप साइंस ले सकते हैं, आप आर्ट के साथ साइंस को क्लब कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी संस्थाओं को, सभी संस्थाओं के आगे वालों को कि हमको मैथ और साइंस को प्रमोट करना चाहिए कि यदि मैथ और साइंस नहीं होता है तो हमारे नेत्रहीन विद्यार्थी मैनेजमेंट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैथ रिलेटेड सब्जेक्ट में से वंचित रह जाते हैं। मुझे याद है कि तारक भाई को बहुत संघर्ष करना पड़ा कि हमारे होनहार विद्यार्थी जो बीबीए करना चाहते थे वो बीबीए इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनके पास मैथ नहीं था, वो बीकॉम करना चाहते थे इसलिए नहीं कर सके कि उनके पास ये सब्जेक्ट नहीं था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी शिक्षा नीति ने टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ने के लिए मैथ और साइंस का ऑप्शन दिया है। और सन 2022 से ये जो नया सिस्टम है ये अमल में आ जाएगा, तो हमारे विद्यार्थी जो मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं उसका उपयोग कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। फ्रेंड्स, इवन पैराग्राफ 6.5 में ये उल्लेख किया गया है कि हमको प्रिंट मटेरियल को दिव्य नेत्रहीनों तक ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। कितना गर्व होता है कि इस पैराग्राफ का उपयोग करने के लिए हमारे सरकार ने 19 ब्रेल प्रेसेस सैंक्शन किए हैं। गुजरात में 2 हैं, अहमदाबाद और भुज में। और अभी भी मैं कहना चाहूंगा यदि किसी को ये ब्रेल प्रेस लगाना है, अभी भी स्कीम ओपन है और प्रेसेस दी जा सकती हैं। इसके लिए लगभग 40 लाख का ब्रेलो 600
ग्रांट में दिया जाता है। जब हमारा देश हमारे नेत्रहीनों के लिए नई टेक्नोलॉजी, नई ब्रेल प्रिंटिंग, नया एक्सेस लाना चाहता है, मैं मानता हूं कि आपके क्लब को भी उसमें जुड़ना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा। पहले हम लोग सरकार के पीछे भागते थे कि आप ये कीजिए ये कीजिए, आज सरकार हमारे पीछे है कि आप, हम ब्रेल मटेरियल देना चाहते हैं, फ्री बुक्स देना चाहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, हम लोग स्क्रीन रीडिंग देना चाहते हैं, मोबाइल देना चाहते हैं, कंप्यूटर देना चाहते हैं। तो उसका हमको लाभ लेना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट आपको मैं जो कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है, पहली बार ऐसे हुआ है कि एक पॉलिसी ने एक कानून को एंडोर्स किया है। हमारी पॉलिसी ने जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसको एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी प्रोविजन शिक्षा, टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइसेस, रीजनेबल अकोमोडेशन, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन के जो जितने प्रोविजंस हैं, एक्सेसिबल स्कूल, उन सभी को ये पॉलिसी स्वीकार करती है। फ्रेंड्स, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जनरली पॉलिसी और कानून एक दो अलग चीजें होती हैं। कानून कानून होता है जिसको पार्लियामेंट बनाती है और वो कोर्ट में उसको स्वीकार किया जाता है। पॉलिसी एक दिशा निर्देश होता है, एक देश की नीति होती है। लेकिन पहली बार हमारी पॉलिसी ने हमारे कानून को भी एंडोर्स किया है, स्वीकार किया है। इसका मतलब यही हुआ कि जितने क्लॉजेज, जितने सेक्शन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, शिक्षक से संबंधित है, टेक्नोलॉजी संबंधित है, उन सभी को हमारी पॉलिसी ने एंडोर्स किया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, उसमें एक्सेस टू प्रिंट मटेरियल, जो किताबें हैं उसको एक्सेस करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, असिस्टिव डिवाइसेस को प्रोवाइड करना, उसको जो भी आवश्यकता है रीजनेबल अकोमोडेशन की वो देना, और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, इन सभी को हमारी पॉलिसी ने बाइज्जत और बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार किया है। और एक स्पेशल मेंशन किया गया है पैराग्राफ 6.12 में, याद रखिएगा, कि हमको जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए चाहिए, टेक्स्ट बुक के लिए चाहिए, यदि हमको टेक्स्ट बुक को एक्सेसिबल फॉर्मेट, ऑडियो, प्रिंट और ब्रेल में उनको देना है, लार्ज प्रिंट, ऑडियो और ब्रेल में, तो उसके लिए भी देश प्रावधान करेगा। इसके लिए उनको अनिवार्य आवश्यक मदद देगा। पूरा पैराग्राफ 6.12 एक रेवोल्यूशनरी पैराग्राफ है कि इसके लिए जो भी आवश्यकता है एक्सेसिबल बुक्स के लिए, मटेरियल के लिए, वो सभी हमारे देश का नीति का हिस्सा रहेंगे, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा एक स्टेप है। और पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए पैराग्राफ 6.12 में उल्लेख है। यदि उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़े तो देश उसमें आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यदि हमको नए टेक्नोलॉजिकल टूल डेवलप करने हैं, नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, जिससे पार्टिसिपेट हो सके, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। अंत में मैं कुछ जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है, थोड़ा दो शब्द कहना चाहूँगा। पहली बार है कि हमारे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी की पावर की जानकारी मिली। हम जो ऑडियो लेक्चर्स, इंटरेक्शन थ्रू व्हाट्सएप जो शुरू किया है, उसके सराहनीय रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कोई अभी कम और नहीं था, हमारे पास फिजिकल क्लासेस संभव नहीं थे, इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ा। लेकिन अब लगता है कि फिजिकल क्लासेस के साथ भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। यही कारण है कि अंजन मंडल में सभी क्लासरूम जो सेकेंडरी लेवल, उसको डिजिटल फॉर्मेट में लाया गया है, उसको हाईटेक बनाया गया है। हमारी जो होमियार ने मिलकर काफी संस्थाओं को हेलो सपोर्ट पुनानी किया है। साहब। हाँ जी, हाँ जी, पुनानी सर नमस्कार। नमस्कार मैं जी। संदीप त्रिवेदी रिकॉर्डिंग क्लब से। हाँ जी, आज सर बहुत ही जबरदस्त आपका उद्बोधन रहा, और डिजिटल पे और टेक्नोलॉजी पे जो आपने बातें कही, और खासकर जो आपने डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही, तो हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे इस कॉन्फ्रेंस से ही, इस कन्वेंशन से ही, हम रिकॉर्डिंग क्लब का डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ऑनलाइन ऐप इस कार्यक्रम में लॉन्च वैसे भी करने वाले थे। वेरी लेकिन गुड। अगर हमें बहुत सौभाग्य मिलेगा, हमें बहुत खुशी होगी सर कि अगर आज इसके लॉन्चिंग की घोषणा आप करें, और यहाँ पर हमारी मेहमान रेडियो मधुबन से जो कृष्णा दीदी और यूसुफी सर हैं, उनसे हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करवा के इसको यहाँ पर फिजिकली लॉन्च करें, और आप वहां से इसके अनाउंसमेंट की घोषणा करें। रिकॉर्डिंग क्लब की के साथ 25 राज्यों के 3000 लोग जुड़े हुए हैं सर, और पूरे देश से जो भी स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम ऑनलाइन कन्वर्ट करके उसको सभी साथियों को अवेलेबल करवाते थे अब तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। लेकिन अब हम इसका ऐप लॉन्च करने हैं आज इस कार्यक्रम से, और आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और देना सर तालियां चाहूंगा। बज गई, यहाँ पर तालियां बज गई हैं सर। आप अनाउंसमेंट अगर करेंगे तो हमें सबको नहीं बहुत नहीं खुशी नहीं, होगी मैं सर। तो, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस अहम कदम के साथ जोड़ा है, और मुझे, मैं क्यों भाई? गर्व के साथ
इस डिजिटल लाइब्रेरी की ऐप की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं और आप सभी को शुभकामना देता हूं कि ऐप सफल हो। ये ऐप के माध्यम से पूरे देश में, विदेश में हमारे जो नेत्रहीन मित्र हैं, जो हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं में पढ़ना चाहते हैं, उनको सुविधा मिलेगी। और जितना हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे उतना हम लोग ज़्यादा कामयाब होंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी ऐप को इसको लॉन्च करने में इसके लिए अनाउंसमेंट करता हूँ और आपको क्या बधाई बात देता है हूँ। आपको जी बधाई सर। देता हूँ कि आपने ये शुरू किया और इसमें हमारी संस्थाओं का सौभाग्य होगा कि हम आपके साथ जुड़े। और आप कभी रिकॉर्डिंग करना चाहें तो हमारा स्टूडियो आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी गुड क्वालिटी रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं और हमको बहुत खुशी होगी कि हमारे स्टूडियो का सदुपयोग आपकी लाइब्रेरी के लिए हो, ऐप के लिए हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सर अनाउंस कीजिए ताकि इंस्टॉल बटन पे क्लिक हो जाए और ये औपचारिक लॉन्चिंग इसकी हो जाए आज। मेरा जी सौभाग्य है कि मैं ऐप के लॉन्चिंग की घोषणा करता हूं और मुझे घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आप सभी ने मिलकर जो ऐप बनाई है उसको आज लॉन्च करने की मैं बिल्कुल सादर घोषणा करता हूं। और मुझे गर्व है कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कि आप लोग शुरू कर रहे हैं। अभी मोबाइल स्टेज के पास पहुंच गया है, बिल्कुल स्टेज तक आ गया है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अभिनंदन, हमारी ऐप का लॉन्चिंग हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप ऐप मोबाइल पर दिखाई दे रहा है, मोबाइल का व्यू दिखाई दे रहा है, मैडम उसको ऑपरेट कर रही हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि इस ऐप के उपयोग से हमारे नेत्रहीन भाई बहनों को बहुत ही लाभ होगा। એક મોબાઈલ તો પુનાની ઓડિયો. સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી અમારી મચ. સાથે જોડાવા બદલ. અને પુનાની સાહેબ માટે એક જોરદાર તાલિયા થઈ જાય. આપે જે અમારા માટે ટાઈમ આપ્યો અને અમારી એપને લોન્ચ કરેલી, જાહેર કરી, એ બદલ આપ અને સમક્ષ नेत्रहीन व्यक्तियों तरफથી आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, और थैंक आपने यू, जो कीमती समय दिया हमें, उनके लिए भी आपका शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू। आपका बाकी दिन भी बहुत अच्छा जाए, मेरी शुभकामना। जय हिंद। मैं इससे लॉग आउट कर रहा हूं ताकि आप आगे का कार्यक्रम चालू रखिए। थैंक यू।